नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी समस्या का समाधान जिस समस्या से लगभग 90% लोग अपने जीवन में सफ़र करते हैं और उसमें भी 11 टू 20 ईयर एज में तो 90% लोगों को वो समस्या होती है। वो समस्या है एक्ने। एक्ने को पिंपल्स भी कहते हैं, मुहासे या सिंपल फुंसियाँ होना भी कह देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस समस्या से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं, इसका समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक इलाज इस समस्या का बहुत ही बढ़िया समाधान है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाभ उठाइए। बात करते हैं एक्ने के बारे में। दोस्तों, एक्ने फीमेल को नॉर्मली मेल की तुलना में अधिक होते हैं और ये एक्ने आजकल तो चेहरे के अलावा अपर आर्म्स पे, चेस्ट पे, अपर बैक पे और इवन कंप्लीट बैक पे भी होने लगे हैं। दोस्तों, एक्ने यहाँ क्यों होते हैं? इसकी वजह यही है कि जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं, जो चिकनाई प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो चेहरे और इन्हीं ऑर्गन्स पे सर्वाधिक होते हैं। और जो टीन एज जिसको कहते हैं 11 टू 20 ईयर की एज में मैक्सिमम सिबेसियस ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं हार्मोनल इफेक्ट की वजह से। कुछ लोगों को इस उम्र के बाद भी एक्ने बने रहते हैं और उनको होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इन सब का समाधान आज हम अभी सुनने वाले हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक्ने क्या होते हैं, ये क्यों हो जाते हैं? तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि एक्ने जो हमारी स्किन पे छोटे छोटे छिद्र, रोम छिद्र जिनको कहते हैं, वो जो होते हैं, उन छिद्रों में जब सिबेसियस ग्लैंड्स के डिस्चार्जेस और कुछ डेड स्किन प्लग हो जाती है तो वो चिकनाई प्रॉपर से बाहर नहीं आ सकती और क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है तो वो एक पिंपल का उभार का रूप ले लेती है। दोस्तों, ये जो एक्ने हैं, ये एक्ने छोटे दाने से लेकर के बहुत ही बड़े और विकराल रूप में भी हो सकते हैं। किसी को वो बिल्कुल एक दो करके होते हैं और किसी को सारा चेहरा एक साथ भी भर जाता है। किसी को गर्मी में, किसी को सर्दी में, किसी को कुछ और खाने पीने के इफेक्ट से भी एक्ने बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को ये जो एक्ने हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें एडिशनल पस फॉर्मेशन होके कुछ और बड़ा रूप भी हो जाएगा जिनमें पेन भी होता है। सामान्यतः एक्ने में कोई खुजली नहीं होती है, आपको व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स के रूप में वो नजर आते हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो पेनफुल हो जाते हैं। एक्ने के स्कार कम दिन के लिए या कुछ लोगों को ज़्यादा दिन के लिए जरूर प्रोड्यूस ही हो जाते हैं। कोई लोगों को स्किन पे पिगमेंटेशन भी एक्ने के साथ हो जाती है। ज़्यादातर एक्ने में पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो उसमें पेन भी रहता है। जो छोटे एक्ने हैं, जिन्हें आप आमतौर पे देखते हैं कि बिल्कुल छोटा सा उभार है, ब्लैक हेड टाइप है, इन एक्ने को कोमेडेंस भी कहते हैं। और जब ये थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, बॉडी के अन्य पार्ट्स पे भी हो जाएंगे, ये कुछ और अधिक फैल भी सकते हैं और सीवियर कंडीशंस में गांठें पड़ जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं और सिस्टिक फॉर्म में भी एक्ने हो जाते हैं, जो लार्ज और बहुत पेनफुल और बहुत गहरे वाले स्कार भी इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने होने की सबसे प्रमुख वजह आनुवंशिक वजह है। कुछ परिवारों में सब लोगों को एक्ने होते हैं, कुछ लोगों को एक्ने नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स की जो टीन एज में अति सक्रियता की वजह से, उनके जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उनके इफेक्ट की वजह से सिबेसियस ग्लैंड्स में सीबम सिक्रीशन का बढ़ जाना इसका प्रमुख कारण है, या इसको कहोगे कि ये इसकी प्रक्रिया है, पैथोजेनिसिटी है। और कुछ लोगों को ये एक्ने
दूसरे हार्मोनल डिजीजेस की वजह से भी होती है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो गर्ल्स में होती है। और इसके अलावा भी पीरियड से पहले या पीरियड से बाद में कोई लोगों को अलग अलग ऐसे हार्मोनल इफेक्ट की वजह से एक्ने होते हैं। कुछ लोगों को जो कुछ और कोई हार्मोनल डिजीज अगर हो गई है, जैसे कि जो एड्रिनल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया कहलाएगा, कोई ऐसे ट्यूमर्स किसी को हो गए हैं जो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं, तब भी ये एक्ने उनको होते हैं। इन्फेक्शन एक प्रमुख कारण है, यानी कि अगर साफ सफाई नहीं रखने की वजह से या अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट की कंडीशंस में जो एक बैक्टीरिया है स्पेशली एक्ने के लिए, जिसको क्यूटाई बैक्टीरियम एक्ने कहते हैं, वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से वो एक्ने कुछ और बड़ा रूप भी ले लेते हैं। उससे इन्फ्लामेशन तो हो ही जाएगी, और जो नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन था और जो कुछ स्किन की ऊपर की लेयर का अच्छे से रिमूव नहीं होना, जो लोग चेहरे को अच्छे से साफ नहीं रखते हैं उनके चेहरे पे डेड स्किन की लेयर्स बन जाती हैं, जो एक्ने फॉर्म होने का एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा जो कुछ लोग अगर अपने फूड में, अपने भोजन में हाई कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं, उनको भी एक्ने ज़्यादा होते हैं। दूध को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके शरीर में कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स की एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ होता है, जो कि एक्ने को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो मनोवैज्ञानिक कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके कारण एक्ने होते हैं। वो क्या है? देखो, इस एज में जब हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तब कुछ लोगों को आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, लो कॉन्फिडेंस होते हैं वो लोग। तो लो कॉन्फिडेंट पीपल में, या जिनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत कुछ प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस है, या उनको आत्मविश्वास की बहुत कमी है, तो उन लोगों को एक्ने ज़्यादा होंगे। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो हमारे हार्मोन्स को बहुत इम्बैलेंस कर देता है। इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से एक्ने कुछ अधिक प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने काफ़ी लोगों में देखा है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से स्किन पे जो सेबेसियस ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस है वो बढ़ जाती है। उन दवाइयों के इस्तेमाल करने से भी एक्ने बढ़ते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ आयोडीन और ब्रोमाइड्स के प्रिपरेशंस होते हैं, इवन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यूज़ करना है। ये हार्मोन्स की वजह से, और इवन बताया गया है कि विटामिन B12 भी इसको ट्रिगर करती है, इससे ये बढ़ जाता है अगर विटामिन B12 ज़्यादा ले लिया जाए तो। या जो ऑलरेडी एक्ने हैं वो वर्स हो जाएंगे और अधिक हो जाएंगे जितना उनको सामान्यतया रहते हैं। तो कुछ दवाइयाँ इसमें प्रभाव डालती है। एक्ने की जैसी ही दिखने वाली कुछ कंडीशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहिए। सिंपल फोड़ा फुंसी हैं, कुछ अलग से दिखते हैं, कुछ जो कि कुछ वार्ड्स मस्से होते हैं, फ्लैट वार्ड्स, जो एक्ने नहीं होते हैं। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम एक कंडीशन होती है जो कि एक्ने जैसे ही दिखती हैं। मिलिया एक कंडीशन होती है जो कि एक्ने जैसे ही दिखती हैं लेकिन वो एक्ने नहीं होती है। स्पेशली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो एक्ने हैं वो 11 to 20 ईयर एज में ही ज़्यादातर होते हैं। बाकी जो मिलिया है वो बच्चों में भी हो सकती है, छोटे बच्चों में भी मिलते हैं, और वो आइज़ के अराउंड उनके खास एक अपीयरेंस होती हैं, जिसको जो स्किन के डॉक्टर्स हैं या जो भी हम लोग अच्छे से उसको पहचान लेते हैं कि ये डिजीज़ एक्ने नहीं है या एक्ने है। तो कुछ सिमिलर कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं होता कि चेहरे पे अगर कुछ भी हुआ है तो वो एक्ने ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको डिसाइड किया जाना चाहिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही। तो इलाज पे जाने से पहले उसका प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है कि ये एक्ने ही है। जब हमें एक बार मालूम हो गया है कि वी आर सफरिंग विद एक्ने, तो अब हम क्या करें? हमारे पास मैनेजमेंट करने के क्या क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि एक्ने है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको एक्ने है तो सबसे पहले चेहरे पे लगाने की जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको सेलेक्ट करने में सावधानी बरतें। सबसे पहला काम क्या? जो कॉस्मेटिक्स ऑयल फ्री हैं उनका इस्तेमाल करो। ऑयल फ्री का मतलब आजकल अभी आने लग गया है कि ये जो
नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट को ही आप यूज़ करेंगे, जो कि आपके ऑयल पोर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको स्किन को साफ सुथरा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि एक्ने सेबेसियस ग्लैंड के डिस्चार्ज प्लस डेड स्किन का क्लॉग है। तो वो क्लॉग अगर आप चेहरे को साफ सुथरा रखेंगे तो क्लॉग वहां पे प्लग नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा पोर्स को। तो स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एक्ने को स्क्वीज ना करें। कोई लोग जो है ना वो एक्ने को स्क्वीज करते हैं, उसको दबा के निकाल देते हैं। उनको लगता है कि इसको इस तरह से निकाल देने पे इससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन छूटता नहीं है। रादर वो एक्ने का स्कार तो बन ही जाएगा और सेप्टिक हो जाएगा आपके नेल्स की जो प्रेशर है उसकी वजह से। और जो रियल कॉज ऑफ डिजीज है वो तो आपके शरीर में है ना, तो जो कॉज है उसको रिमूव किया जाए, न कि केवल एक्ने को। बाय रिमूविंग एक्ने यू आर जस्ट रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजीज, नॉट द कॉज ऑफ डिजीज। सो आपको कॉज ऑफ डिजीज पे वर्क करना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए। दूध का इस्तेमाल या तो ना करो या बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करो, ज्यादा ना पियो। आपको वाटर इनटेक ज्यादा करना चाहिए। पानी ज्यादा पी लेने से आपको स्वेट अच्छे से होगा, आपकी बॉडी के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी से रिलीज होंगे। तो वाटर इनटेक नॉर्मली जितना चाहिए थोड़ा सा उससे ज्यादा आपको करना चाहिए। आपको खाने में एक हेल्दी जो फूड हैबिट्स है उनको ऑप्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको चाहिए कि प्रॉपर आपकी डाइट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिश्रित हो। आपके डाइट में फ्रूट्स हों, आपकी डाइट में प्रॉपर से सैलेड भी हो। पूरा एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ डाइट आपको चाहिए, जो कि आपकी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशियस कंडीशंस की वजह से एनवायरनमेंट बॉडी का अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो फूड जो शरीर में जाकर के पीएच को एसिडिक कर देते हैं, और वो फूड जो बॉडी में जाकर के ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ऐसे फूड या ऐसी आदतों से बचना चाहिए। कैसी आदतें? उसके लिए फास्ट फूड का खाना, ज़्यादा मिर्ची, मसाले, तली हुई चीज़ें, ऑयली फ्राइड फूड को खाना, इन सब से बचना चाहिए। भोजन को केवल इतना ही नहीं, एक सही समय पर खाना चाहिए, अच्छे से धीरे धीरे चबा के भोजन को खाना चाहिए। भोजन को जब आप कर रहे हैं तब ज़्यादा पानी ना पियो कि जिससे जो डाइजेशन है वही इम्बैलेंस हो जाए। भोजन बहुत लेट नाइट करेंगे या बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे तो भी वो बॉडी में जाकर के एसिडिक फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, और साथ में ये भी है कि वो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं डाइजेस्ट होने की वजह से आपके पेट में गैस बनेगी, आप इनडाइजेशन स्टेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन को बचाने के लिए आपको जरूरी है कि फूड की हैबिट्स को अच्छा रखें। और भी कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कोई भी नशा कुछ है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बॉडी में जाकर के ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? इसका उल्टा होता है। फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, आपके सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बॉडी में जाकर के एंटीऑक्सीडेंट एनवायरनमेंट को इंप्रूव करती है। तो बॉडी में ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो जरूर ही आपका फूड ऐसा होना चाहिए जो एसिड वातावरण को ना बढ़ाए और दूसरा उसमें ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस को ना बढ़ाए। फूड के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका एक प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसमें रोल प्ले करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आजकल देखा गया है कि टीन एज में बच्चों के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस है। किस तरह का स्ट्रेस? नंबर 1 इज द परफॉर्मेंस एंजाइटी। आपको परफॉर्म करना है। माँ बाप अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। हम नहीं बन सके, आप बनो। हम ये नहीं कर सके, आप सीखो। हम डांस नहीं सीख सके, आप सीखो। आप तैरना सीखो, आप ये करो, आप वो करो। तो इनको बहुत ही बर्डन कर देते हैं। उनके रेस्ट का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। उनको बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। इन सब की वजह से बच्चा जब नहीं कर पाता
तो उसके कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज किया, स्ट्रेस और ये सब मिला के उसके हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी देखने में आया है कि पीसीओडी बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। गर्ल्स में पीसीओडी बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। इसकी मेन वजह लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी है, स्ट्रेस का अधिक होना है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होना है, आत्मविश्वास की कमी होना है। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर में हो, खान पान में भी और इमोशनल स्टेट पर भी हेल्दी इन्वायरमेंट घर पे हो। अपने फूड में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई जिन चीज़ों में है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करो। अब अगर मैं इनका सोर्स बताऊंगा तो कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये सब आपके फूड में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। दवाइयाँ, जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है तो हमारा ध्यान मेडिसिन पे जाता है। तो मेडिसिन में क्या करें? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक चाहे खाने की हो, लगाने की हो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेशली तो ड्रग रेजिस्टेंस ही हो जाएगी, कोई विशेष असर ही नहीं आएगा। अगर आ भी गया है तो वो टेम्परेरी आएगा। दूसरा, आजकल मैंने देखा है, मेरे पास अभी कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनको एक्ने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिया गया है। जब हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके नेचुरल हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब इतनी छोटी सी समस्या है, एक्ने जैसी समस्या के लिए हार्मोनल थेरेपी से बचना चाहिए। बदलते समय के साथ एक्ने के सिर्फ खाने की या लगाने की दवाइयों के अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट आजकल डेवलप हो गए हैं, जैसे कि कोमेडो एक्सट्रैक्शन, इंजेक्शन जो स्टेरॉइड्स के कुछ लगा देते हैं आजकल, कुछ इलेक्ट्रोकॉटरी या कुछ लाइट थेरेपी, कुछ डर्माब्रेजन करके भी है, केमिकल पील्स हैं और कुछ लेज़र ट्रीटमेंट भी आजकल होने लगा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है और इतने हैवी काइंड के ट्रीटमेंट उनके लिए होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ये सब कर रहा है तब कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी वजह से स्किन की सेंसिटिविटी, स्कारिंग और कुछ ड्राइनेस ऑफ द स्किन और कुछ पिगमेंटेशन, इस तरह की समस्याएं होती है और ये पेनफुल भी होता है। तो ऐसा करने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरत है। आप अगर अपने लाइफस्टाइल का, खान पान का ध्यान रखते हैं तो इनसे आराम से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए एक बेस्ट विकल्प है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको परमानेंट रिलीफ तो देता ही है, साथ ही साथ उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आपकी बॉडी को जनरल वे में पूरा सही स्वस्थ करके ही वो आपको रिलीफ देते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए होता है तो आपको क्या करना है? देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन है जो सभी एक्ने के पेशेंट्स को दे दी जाए और वो ठीक हो जाएंगे। आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता है। तो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाइए और डॉक्टर के पास जाके आपको ये नोट करके बताना है कि आपको एक्ने किस तरह के अधिक होते हैं, जैसे कि छोटे ग्रेन्यूल्स वाले, पस वाले, सिस्टिक फॉर्म के, कोई एक जगह पे ज़्यादा होते हैं, नोज़ पे ज़्यादा है, चिन पे ज़्यादा है, बैक पे एक्ने है। होम्योपैथिक मेडिसिन इन छोटी बातों से चेंज हो जाती है। एक्ने एक एक करके निकलते हैं, ग्रुप्स में निकलते हैं, समर्स में है, पीरियड से पहले है, बाद में है। तो एक्ने होने पर आप क्या फील करते हैं? आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत लो कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या आप केयरलेस हैं? आपकी बॉडी की बाकी जो कंडीशंस हैं, जैसे आपको प्यास कितनी लगती है, आपको गर्मी में गर्मी ज़्यादा है, सर्दी में ठंडक ज़्यादा फील होने का है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करें और ये सब आप होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं। ऐसा होने के साथ साथ अगर बॉडी में आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको ड्राइनेस ऑफ स्किन है, आपका चेहरा वैक्सी ग्रीजी ज़्यादा रहता है, ये सब आप डॉक्टर को बताएंगे तो आपकी अच्छी मदद हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक संभव हो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिंपल ज़रूर है, लेकिन छोटी ही बात से वो लक्षण बदलने से वो मेडिसिन चेंज हो जाती है। लेकिन ठीक है, मैं आपके लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी जो मेरा अनुभव है, मैं किस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, कैसी बात पे दवाई देता हूँ, आइए अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ एक्ने। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे प्रमुख मेडिसिन है पल्साटिला
पल्साटिला हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। पल्साटिला जो मेडिसिन है ना, वो एक बहुत ही फेयर लुकिंग, गुड लुकिंग गर्ल्स के लिए यूज़ की जाती है, खास करके जिनको टीन एज में ही एक्ने शुरू हो गए हैं और वो अभी प्यूबर्टी एज में हैं और तभी से उनको एक्ने जब होना शुरू हो गए हैं। अलोंग विद दैट उनको पीरियड्स की इश्यूज हैं, पीरियड्स कम होते हैं, पीरियड लेट होते हैं या पीरियड होते ही नहीं हैं, और या फिर ये प्रेगनेंसी के दौरान है, तो पल्साटिला मेडिसिन है। इस मेडिसिन के पर्सन को थर्स्ट कम होती है, यानी कि कम पानी पीते हैं, उनको सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ज़रा सी बात से उनको रुआंसा हो जानापन और रोना आना, उनका मन करना कि कोई हमारे पास रहे, कंपनी उनको बहुत पसंद होती है। उनको ओपन एयर और कुछ कूल एयर की जो ना डिजायर्स रहती है कि उनको अच्छा लगता है ओपन एयर में और कूल एयर में कोई कंसोलेशन करे तब भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो पल्साटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम 30 पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया। इसको भी हम यूजुअली 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इसके एक्ने भी डीप और हार्ड होते हैं, सिस्टिक होते हैं। साइलिशिया में एक्ने का जो एक बॉयल टाइप में बन जाना है वो बहुत स्लो हील होता है, धीरे धीरे, और बहुत दिन में जाके कोई एक एक्ने ठीक होता है अगर वो डबल हो गया है तो। चीक्स पे इनके एक्ने ज़्यादा निकलते हैं और ये एक्ने कुछ दिनों में हार्ड भी हो जाते हैं और वो हील होने में नहीं आते हैं, तब ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। और अगर हील हो गया तो वो स्कार जरूर छोड़ के जाता है। और इसके अलावा भी साइलिशिया पेशेंट को जहाँ तहाँ इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, जरा सी कोई चोट लगी, खरोंच लगी, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है। साइलिशिया पेशेंट चिल्ली होते हैं, मतलब उनको ठंड अधिक फील होती है। इनके हाथों में, पैरों में, सिर पे पसीना ज़्यादा आता है, थकान रहती है, टायर्ड होती है, पेशेंट जो है ना लो कॉन्फिडेंट होते हैं, और लो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ इंटरनल स्टबर्ननेस, जिद्दीपना और अपने ओपिनियन पे फर्म रहना, ये साइलिशिया पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर को हम 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। सल्फर की स्किन कुछ बैड लुकिंग, अगली लुकिंग होती है, ब्लैक हेड्स इन पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ एक्ने भी ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल पूरा चेहरा भरा हुआ रहता है। इनको ब्लैक हेड्स के साथ साथ वाइट हेड्स भी होते हैं और बहुत डीप नहीं होते, सुपरफिशियल होते हैं ये एक्ने, और नाक पे इनको एक्ने ज़्यादा होते हैं। एक अजीब लुक होता है इनके पेशेंट्स का, रेडिश ह्यू रहेगा, लालिमा रहेगी उनके चेहरे के ऊपर, तो ये सल्फर आइडेंटिफाई इससे हो जाता है। इनके एक्ने को खुजली भी आती है, इचिंग रहती है, ठीक है। और अगर रफनेस है और ये है तो वॉश करने से रिलीफ नहीं बल्कि इनको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। इनको समर्स में तकलीफ ज़्यादा होती है, पीरियड्स के साथ इनको तकलीफ ज़्यादा होती है। अगर फूड अगर ले लिया कुछ ऑयली या स्पाइसी, या उनको तकलीफ बढ़ जाएगी। ये एक एक्ने का टाइप होता है जिसको एक्ने रोजेसिया कहते हैं, उसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ को भी हम 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। डोज की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग हो सकती है, मोस्टली 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इसके एक्ने भी पेनफुल होते हैं, ये खास है इसके एक्ने का पेनफुल होना और पस का बन जाना, और एक्ने क्लस्टर में होते हैं, एक के ठीक होने से पहले ही दूसरे अराउंड उसके पस वाले एक्ने फॉर्म हो जाते हैं। इनके जो लीजन्स हैं, जो एक्ने का जो पॉइंट है वो सेंसिटिव होना इसकी की सिम्टम है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज है, जो एक्ने में से सीबम निकलता है, उसकी जो ऑर्डर है, उसकी जो स्मेल है, वो रोटन चीज़ की तरह गंदी वाली स्मेल होती है, पहचान हो जाती है। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, चेहरे में से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये हीपरसल्फ के पेशेंट है। हीपरसल्फ चिल्ली है, यानी कि ठंड ज़्यादा फील करते हैं और सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ। कलकेरिया सल्फ भी हम 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके एक्ने भी सिस्टिक एक्ने होते हैं, बड़े सारे एक्ने हो जाएंगे और अंदर उसके काफ़ी सारी पस फॉर्म हो जाती है, और ये भी स्लो हीलिंग देने वाली मेडिसिन है। इसके पेशेंट भी बहुत दिन तक वो एक्ने के इरप्शन से गेट रिड ऑफ नहीं हो पाते हैं और पेशेंट हॉट होते हैं, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। येलो क्रीम कलर की पस निकलती है जो बहुत दिन तक निकलती रहती है, और एक नहीं 2-3 बार एक ही एक्ने जो है ना पक के निकलता रहता है। एक्ने के साथ साथ इन पेशेंट्स को साइनोसाइटिस या टॉन्सिल्स या परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यहाँ वहाँ बॉडी में
दिखती है, जो इनकी होती है। हेयर्स में इन्फेक्शन भी रहता है, हेयर लाइन पे भी इन्फेक्शन रहता है, तो इनको खुजली भी आती है। इस तरह से जो कैलकेरिया सल्फ जो मेडिसिन है, ये इन्फेक्शियस वाले एक्ने के लिए बहुत यूजफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम जो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड पीपल होते हैं, जिनकी नेक शॉर्ट होती है, जो कुछ स्टाउट यानी कि मजबूत बॉडी वाले जो लोग होते हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव है। काली ब्रोम टीन एज की मेडिसिन है। टीन एज के एक्ने जो है उनकी इफेक्टिव है, खास करके फोर हेड पे जब उनको एक्ने निकलते हैं, छोटे वाले हार्ड वाले एक्ने जो काली ब्रोम के होते हैं। काली ब्रोम के एक्ने पीरियड से पहले ज़्यादा हो जाते हैं, ये बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस लेग्स और हाथ उनके जो ना यूं कंपने ऐसे वाला फीलिंग रहती है। ये काली ब्रोम के लोगों को रेस्टलेसनेस ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स काली ब्रोम में जरूर मिलती है। ये नींद के समय भी ये बेचैन रहते हैं, इनकी नींद जल्दी टूट जाती है, इनको गर्मी में तकलीफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेसिलिनम। बेसिलिनम मेडिसिन हम नोसोड है इसलिए इसको फ्रिक्वेंटली नहीं देते हैं। 1 पोटेंसी की एक आध डोज इनको दी जाती है, खास करके उन लोगों में जिनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिंग वर्म जिनमें मिलती है और उनकी बॉडी में ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स वगैरह इनलार्ज रहती है, तब हम लोग बेसिलिनम 1 की इनफ्रीक्वेंट डोजेस देते हैं। बेसिलिनम की ही तरह नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम भी नोसोड है। सोराइनम के पेशेंट जरूर चिल्ली होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी से ऑफेंसिव ऑर्डर आती है। एक्ने एक मेडिसिन दिया, ठीक हुआ, फिर वापस हो जाता है। जो रीअकर होने वाले एक्ने हैं वो सोराइनम में पाए जाते हैं। इनफ्रीक्वेंट डोजेस ऑफ सोराइनम दे देने से उनको रीअकर होना ठीक हो जाता है। इनके बॉडी में से जो स्मेल तो मैंने बता ही दिया, इसके साथ साथ जो है डर्टी अपीयरेंस बहुत होती है, तो इनको भी स्कैल्प पे, स्किन पे बाकी इरप्शंस भी होते हैं। ये सोराइनम 1M की इंडिकेशंस है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो है सीपिया। सीपिया पेशेंट नॉर्मली ठंड ज़्यादा फील करते हैं, टॉल होंगे, इनके स्पेशली फेस पे पिगमेंटेशन रहेगी। जो फ्रेकल्स हैं वो एक चीक से नोज को क्रॉस करते हुए दूसरी चीक तक बटरफ्लाई शेप में फ्रेकल्स मिलते हैं। ये सीपिया की टिपिकल इंडिकेशन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम का जो पेशेंट है वो थिन होगा, एमिसिटेड होगा, टॉल होगा। हॉट वेदर में तकलीफ इसको बढ़ती है और इनके पेशेंट्स को नॉट ओनली एक्ने बल्कि हेयर मार्जिन पे भी इरप्शंस मिलेंगे। क्रस्टी यानी कि लेयर्स वाले, कुछ पपड़ी जैसे वाले इरप्शंस मिलेंगे। पेशेंट नमक नॉर्मल से अधिक पसंद करता है, प्यास उसको अधिक लगती है, धूप में जाकर के हेडेक हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेट्रम पेशेंट एकांत प्रिय होता है, अकेला रहना चाहता है, सोशली वो कुछ अलग अलग सा रहता है, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करता है, अंदर अपने इमोशंस को पेंटेड अप रखता है। नेट्रम पेशेंट्स। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बो एनामेलिस। कार्बो एनामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक्ने चाहे छोटा ही होगा लेकिन स्कार जरूर छोड़ेगा। सभी एक्ने स्कार छोड़ के जाएंगे और जो लंबे टाइम तक नहीं ठीक हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कार्बो एनामेलिस पेशेंट को जब देंगे तो उसमें स्कार्स जरूर होना चाहिए, जो स्कार लंबे टाइम तक ठीक ना हो। नेक्स्ट मेडिसिन है कोपाइवा। कोपाइवा को हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं। कोपाइवा का एक टिपिकल इंडिकेशन है वो ये है कि पेशेंट को फील होता है कि मेरा चेहरा बिगड़ गया, यानी कि मेरा लुक बिगड़ गया। ये सच में ही इतने एक्ने निकल जाएं जो उसका चेहरे को बिगाड़ रखे हैं, या जस्ट एक फीलिंग हो जो हमें भी लगता है नहीं इतने तो एक्ने नहीं है, तब भी जब उसको ये फील है कि माई फेस इज डिसफिगर्ड, तो कोपाइवा मेडिसिन वंडर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज बोविस्टा। बोविस्टा एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली चेहरे पे जो कॉस्मेटिक्स लगा करके एलर्जी हो गई या कॉस्मेटिक्स के बाद में जो पेशेंट्स को एक्ने निकलना शुरू हुए हैं उसको हम बोविस्टा देते हैं। इसको भी गर्मी के मौसम में तकलीफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज कास्टिकम। एक ग्रुप में स्पेशली अराउंड द चिन जब एक्ने होते हैं तो कास्टिकम का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है थुजा। थुजा को भी हम 30 या इनफ्रीक्वेंट डोजेज में 200 या 1 में भी यूज करते हैं।
थूजा पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनको फेस पे ग्रीजीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, चिकना चेहरा, ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिबेसिस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, जो उनको चेहरे पे एकदम से चिकनाहट दे देती हो, उस कंडीशन में हम लोग ये थूजा का इस्तेमाल करते हैं। थूजा के लोग भी नॉर्मली ओबीज होते हैं, पेशेंट माइंड से बहुत सेंसिटिव, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बहुत अधिक ध्यान रखता हूँ तब भी एक्ने हो गए, इस तरह की मेंटेलिटी थूजा के लोगों की होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज बर्बेरिस एक्यूफोलियम। बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर फॉर्म में यूज होती है, और स्पेशली जब उसको एक्ने के साथ साथ ब्लॉचेज यानी कि फ्रैकल्स जब होते हैं तब इसको यूज किया जाता है। एक्ने के साथ में स्कार्स को और कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बर्बेरिस एक्यूफोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक और मेडिसिन है, वो है कल्केरिया फॉस। ग्रोइंग एज में जब बच्चे एकदम से लगता है कि हाइट बढ़ी है, और वीक एनीमिक गर्ल्स में स्पेशली जिनको स्कूल जाके आने पर हेडेक भी हो जाए और खूब सारे एक्ने निकले हों, तो कल्केरिया फॉस तो 1 mg की 1 डोज देने से ही उनको रिलीफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्ने के लिए। मैं आपको फिर से राय देना चाहूँगा कि आपने देखा है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत कम्प्लेक्स है, छोटे छोटे सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन चेंज हो जाती है। मैंने जो बताया है ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, अभी भी इतना सारा विस्तार है, इतनी सारी मेडिसिन्स हैं जिनको इस वीडियो में तो एक साथ करा जाना संभव ही नहीं है। तो आपको यही राय दी जाती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को परामर्श लें, उनको दिखाएं, तो वो आपका इलाज निश्चित रूप से कर देंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक्ने होने पर आप अपने आप को, अगर आप बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चों को कुछ जो टिप्स मैंने बताए हैं उनका इस्तेमाल करके और होम्योपैथिक इलाज से उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो, उनके कॉन्फिडेंस को अच्छा कर सकते हो, उनको बहुत एक जो लो लगता है, जो एक कुछ जो बैड फीलिंग है, उनसे आप उनको बचा सकते हो। तो होम्योपैथिक इलाज आप लें एक्ने के लिए जब भी किसी को एक्ने हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विशिंग यू कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।